अड्डा। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। इस बुधवार को जब आप जागेंगे तब तक दुनिया बदल चुकी होगी। तब तक अमेरिका ने शायद अपने इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया होगा, एक ऐसा फैसला जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे या हिलरी क्लिंटन होगी, इससे हमको क्यों फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन भारत ही नहीं दुनिया भर की नजरें इस अहम चुनाव पर है। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई अमेरिकी चुनाव होगा जिसमें लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप इतने घटिया स्तर तक चले गए हों। एक उम्मीदवार पर महिलाओं के शोषण का आरोप है तो दूसरे पर भ्रष्टाचार का। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प बन गए हैं क्योंकि अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान सभ्यता की हर हद, हर सीमा पार कर दी है, लेकिन फिर भी उनके समर्थन में इतने सारे लोग सामने आए हैं। लेटेस्ट पोल हम आपको दिखा रहे हैं जिसके मुताबिक 42% अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं और हिलरी क्लिंटन केवल 3 पॉइंट से आगे हैं। कुछ दिन पहले तक हिलरी क्लिंटन 1 पॉइंट पीछे थी। तो आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के चुनाव में हम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, आखिर हमारा क्या लेना देना। लेकिन ये ऐसा चुनाव है जिसका असर हम सब पर पड़ने जा रहा है। शायद इसलिए भारतीय बाजारों में भी ट्रंप का डर दिख रहा है। अमेरिका में हुए ताजा पोल के मुताबिक, जैसे हमने आपको बताया कि हिलरी इस वक्त आगे है, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना एक छोटा पोल कर ले। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं इसमें, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। हम आज पूछ रहे हैं कि अगर आपको वोट डालना था अमेरिकन इलेक्शन में तो आप किसको चुनते प्रेसिडेंट के लिए, हिलरी क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप। आप इसमें जाकर आपका चॉइस बता सकते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या निकल कर आया। आइए आज चर्चा शुरू करते हैं आवाज अड्डा में। मूल सवाल हमारा यही होगा कि क्या हिलरी बेहतर है भारत के लिए या डोनाल्ड ट्रंप, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पूर्व डिप्लोमेट मीरा शंकर, बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन, स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव, बिजनेस स्टैंडर्ड के कंसल्टिंग एडिटर शुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा। स्वागत है आप सबका। हमारी यहाँ पर उम्मीद है कि हम डिस्कस कर सके कि क्यों ये इलेक्शन इतना एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है और हम पर क्या वाकई इतना असर पड़ेगा या नहीं। इसलिए मीरा शंकर जी, आपसे मैं शुरू करूंगी। काफी एक्साइटमेंट इस बात की है कि शायद अमेरिका में पहली बार एक महिला प्रेसिडेंट होगी। शुरुआत में ये फीलिंग थी। अब एक्साइटमेंट इस बात की है कि अमेरिका में ट्रंप के अलावा कोई और है, एनीवन बट ट्रंप। क्या ऐसी स्थिति बन गई है? ऐसा है कि इस चुनाव में दो विभिन्न अप्रोचेस हैं अमेरिका की राजनीति के लिए। एक तरफ हिलरी क्लिंटन है जो जैसे आपने कहा पहली बार एक महिला राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रही है, पर और भी फर्क है उनमें, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं हिलरी की वो थोड़ी ज्यादा सोची हुई हैं और ज्यादा जोर देती हैं न केवल आर्थिक बढ़ावे के लिए पर समानता बढ़ाने के लिए भी। और जहां डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो आर्थिक नीति हैं वो अभी इतनी अच्छी तरीके से सामने नहीं आई हैं, पर ज्यादातर वो टैक्स कट्स के ही ऊपर हैं। तो वो तो खाली जो कॉर्पोरेट अमेरिका है और अमीर लोग हैं उन्हीं के ही टैक्सेस और काटे जाएंगे, तो उससे पता नहीं कुछ सुधार आएगा कि नहीं। दूसरा इमिग्रेशन में भी दोनों सदस्यों में, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनमें बहुत फर्क है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि मैं तो एक दीवार बनाऊंगा और जो भी यहाँ पे बिना कानून के गैर कानूनी दौर से है अमेरिका में उनको बाहर वापस भेजूंगा। हिलरी कहती हैं कि इमिग्रेशन रिफॉर्म हम करेंगे और एक कोई रास्ता भी होना चाहिए जो यहाँ पे इतने दिनों से है उनको लीगल बनाने का। बिल्कुल, लेकिन विदेश नीति पे भी काफी फर्क है। ट्रंप कहते हैं कि मैं अमेरिका पे ही कंसंट्रेट करूंगा और विश्व में इतनी दिलचस्पी नहीं लूंगा, जैसे कि एशिया रीबैलेंस जो है वहां से वो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो फिर अगर अमेरिका एशिया से हट गया तो चीन के लिए तो पूरा रास्ता खुल जाएगा यहाँ पे। तो दोनों कैंडिडेट्स भी फर्क है,
पर उनसे ज्यादा उनकी जो नीतियां हैं वो भी फर्क है और उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ट्रंप की नीतियां तो इसमें यह बात है कि वो आज जो कहते हैं कल कुछ और कहते हैं। योगेंद्र यादव जी, इस पूरे इलेक्शन के सबसे सरप्राइज फैक्टर ये है कि अब तक इतने लोग ट्रंप के समर्थन में कैसे निकल कर आए? उन्हें क्या ऐसा दिख रहा है जो दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है? मैं समझता हूं यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप अमेरिका को एक मिनट के लिए भूल जाइए और आप सोचिए, मान लीजिए चुनाव अफ्रीका में हो रहा होता, मान लीजिए चुनाव पाकिस्तान में हो रहा होता, तो हम और सारी दुनिया के लोग क्या कह रहे होते कि देखो कैसा देश है, यहां ऐसा आदमी कैंडिडेट बन गया है। हम सर पे हाथ मार के बोलते, अरे इन काले लोगों को लोकतंत्र चलाना नहीं आता। हम कहते कि ना ना ना, इन लोगों को लोकतंत्र कभी समझ ही नहीं आया, कैसे मूढ़ आदमी को इन्होंने कहां बैठा के रखा है। मगर साहब, ये अमेरिका है, दुनिया का मालिक है, जमींदार है, और जब जमींदार को छींक भी आती है तो सारा मोहल्ला आ जाके उसका मिजाज पूछता है, उससे पूछता है आपको क्या हुआ है। मैं आपकी बात को थोड़ा सा टोकूंगा और कहूंगा कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर कुछ भी होता है इसकी बहुत चर्चा होती है। अमेरिका में स्नो ब्लिजर्ड आ जाता है तो हिंदुस्तान के अखबार हिंदुस्तान के अपने सूखे की कम चर्चा करते हैं, अमेरिका के स्नो ब्लिजर्ड की ज्यादा चिंता करते हैं। हकीकत ये है कि अमेरिका में इनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीरा शंकर जी बहुत समझदार हैं और वो बहुत बारीक चीजें समझती हैं। मैं बारीक चीजें नहीं समझता, मैं बहुत मोटी बात करता हूं। और मोटी बात यह है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है। खुशकिस्मती से अगर वो ट्रंप जैसा मूढ़ व्यक्ति भी बन जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां की विदेश नीति के लोग चलाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली बात यह है कि ये लोकतंत्र कैसा है जो दुनिया का अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है। वहां ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि के लिहाज से, आत्मा के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से इस किस्म का इंसान हो, वो वहां पे 43% वोट ला रहा है। वो 45 लाए न लाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से हार रहा है, जीतेगा नहीं वो। लेकिन 40% से ज्यादा अमेरिका के लोग ऐसे व्यक्ति पे विचार करने को तैयार हैं, इसे वोट देने को तैयार हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी मिसाल है। इस पे हमें हंसना नहीं चाहिए। अगर अमेरिका में हो रहा होता, अफ्रीका में होता, पाकिस्तान में होता तो हम हंसते नहीं ऐसी चीजों पे। मैं समझता हूं कभी कभी हमें जस्ट हंस लेना चाहिए इन चीजों पे। नहीं, आप देखिए, इसमें दो चीज हैं। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि एक्चुअली हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुशांत सरीन से मैं पूछूंगी, क्या आप इससे सहमत है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और ये इसलिए है कि इतने सारे अमेरिकन ट्रंप के समर्थक है क्योंकि उनकी बुद्धि कम है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, या वाकई ऐसा गुस्सा है मध्यम वर्गीय अमेरिका में जिसको ट्रंप समझ पाए हैं, उसको टैप कर पाए हैं, जो हमें नहीं दिख रहा है? मैं नहीं कह रहा कि वो बेवकूफ है इसलिए लोग वोट दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, बेवकूफ को भी वोट मिल रहा है। नहीं, जो वोट देने वाले, जब कोई बेवकूफ व्यक्ति इतना ऊपर बढ़ता है तो कोई ना कोई कारण तो होता है। जो समर्थन करने वाले, या वो बेवकूफ है या नाराज हैं? सुशांत, तमन्ना यही समर्थन करने वाले बेवकूफ नहीं होते हैं। योगेंद्र यादव अपनी दिखा रहे हैं। तमन्ना, यही जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस योगेंद्र यादव यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसी तरीके की बातचीत एक्चुअली दुनिया में हुई थी जब 2014 में भारत में चुनाव हुआ था। और योगेंद्र जी और इनके जो और समर्थक हैं या इनकी सोच रखने वाले लोग, इसी तरीके का एक खौफ की फिजा और सब कुछ उन्होंने बनाई थी जो अमेरिका में भी पैदा हुई, और उसी तरीके का मीडिया का भी किरदार रहा है। ये बात जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत वाहियात बयान आए हैं, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस को एक अजीब लिमिट पर ले गए थे अमेरिका में। दूसरी चीज ये कि एक गुस्सा भी था, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी जो व्हाइट अमेरिका है उसके अंदर, जिसको इन्होंने टैप किया। और एक इस तरीके का माहौल बन गया था कि एक रिएक्शन डेवलप हो रहा था जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने टैप किया। अब ये तो बात ठीक है
कि हमारी सेहत पे कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। क्योंकि चुनावी माहौल में जिस तरीके के बयानात दिए जाते हैं या जो पोस्चर्स अडॉप्ट किए जाते हैं वो सत्ता में आने के बाद मॉडरेट होते हैं। यही चीज हमने ओबामा के टाइम पर भी देखी कि जब वो आए थे 8 साल पहले तो बहुत बड़े बड़े वायदे करके आए थे और बहुत अपने उनको बड़ा इंटेलेक्चुअल माना जाता था कि अमेरिका की शक्ल बदल देंगे। लेकिन 8 साल के बाद उन्होंने क्या किया और उनकी क्या उपलब्धियां रही अमेरिका में, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का एक जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है अमेरिका में, और उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो अपनी जगह है, लेकिन इसी तरीके की मुहिम एक जमाने में रोनाल्ड रीगन के खिलाफ भी चलाई गई थी। सुशांत, आप रोनाल्ड रीगन को आज ये माना जाता है अमेरिका में कि मॉडर्न एज का। जी, मैं बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से रोनाल्ड रीगन को कंपेयर कर रहा हूं। मानसिक स्थिति पर कई बार सवाल उठता है कि वो बोल क्या रहे हैं। नहीं, ये इसी तरीके के सवालात जो थे रोनाल्ड रीगन के बारे में भी उठाए जाते थे और उनके भी स्कैंडल्स को लेके आया जाता था, तमाम चीजें होती थी। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो उनको आज की डेट में उनको मॉडर्न एज का सबसे महान अमेरिकी राष्ट्रपति एक लिहाज से माना जाता है, पोस्ट वॉर एरा का या पोस्ट कैनेडी एरा का। दूसरी एक और चीज बोल दूं कि असर तो देखिए दुनिया भर के ऊपर पड़ेगा। अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया भर में एक लिहाज से सर्दी हो जाती है लोगों को, तो वो तो असर पड़ेगा। लेकिन हम जब आगे आपके प्रोग्राम में बढ़ेंगे तब उसको डिस्कस कर सकेंगे कि कैसे कैसे असर पड़ेगा, भारत के ऊपर भी पड़ेगा। ओके, ये वैसे एक ओपन कॉन्वर्सेशन है, ओपन बातचीत है। अगर किसी को इसमें आना है तो आप इंडिकेट करें और आ सकते हैं। शिवकांत शर्मा जी, एक शायद ट्रंप सपोर्टर है हमारे पैनल पर सुशांत सरीन के रूप में, लेकिन वो जो पॉइंट कर रहे हैं कि मैं ट्रंप सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो आंकलन कर रहा हूं। ओके, आई एम नॉट अ ट्रंप सपोर्टर। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरी सेहत, मैंने तो भारत में रहना है, मुझे थोड़ी अमेरिका जाके रहना है, तो मेरी सेहत को कोई असर नहीं पड़ता उस लिहाज से। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि एक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है, इसको थोड़ा त्याग करके एक नॉर्मल आप इलेक्शन को एनालिसिस करिए कि क्या कारण है कि उसी तमन्ना, एक जुमला कहूंगा, क्या कारण है कि उसी अमेरिका में जहां पर एक छोटा सा स्कैंडल किसी कैंडिडेट के ऊपर होता था और उसकी कैंडिडेसी बिल्कुल खत्म हो जाती थी, एक ऐसा आदमी जो इस तरीके के बयानात देता है और जिस तरीके का उसने रवैया अडॉप्ट किया हुआ है, अगर उसको इतना समर्थन मिल रहा है तो उसका एक ऑब्वियस कारण है। और सिर्फ ये कह देना कि अमेरिका की जमहूरियत के ऊपर हम लोग हंसेंगे, आप हंस सकते हैं, उससे तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दैट्स नॉट अ सीरियस एनालिसिस। ये इंटरेस्टिंग। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा था और वो ये है कि पहली बात रही हंसने की। देखिए, अगर कोई देश पूरा पगला जाए तो हमें सिर्फ हंसना नहीं चाहिए, हंसने के बाद एनालिसिस भी करना चाहिए। तो अगर पूरा अमेरिका पगलाया हुआ है तो हमें जाहिर है एनालिसिस करना चाहिए, उनके प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए हमारे को। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल एरोगेंस ये मिस कर रहे हैं तमन्ना, यही हुआ ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के वोट के साथ। अपनी एक बार आप सुन तो लीजिए ना सुशांत जी, मैंने आपकी बात सुनी नहीं। इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का सवाल नहीं है, मूर्खता का सवाल नहीं है, वो व्यक्ति अपनी बेटी के बारे में क्या कहता है वो समझने और उससे घिन करने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अगर आप इंसान हैं, अगर आपने जीवन में कभी अपनी बेटी की तरफ देखा है तो आपको कुछ समझ आ जाएगा कि उससे क्या असर पड़ता है। दूसरी बात मैं जो कह रहा था, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका के लोगों को फर्क पड़ेगा इस चुनाव से। मैं कह रहा हूं कि जहां विदेश नीति और भारत का सवाल है, चाहे वो जॉर्ज बुश रहे हों, चाहे ओबामा रहे हों, चाहे कल को ट्रंप आ जाएं, इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता। 19-21 के थोड़े बहुत फर्क चलते रहते हैं, माइनर से वो नहीं। वो फर्क को लेकर सवाल इसलिए है, फर्क को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप एक आम नेता नहीं है, वो पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में एक आउटसाइडर है, बाहर से आए हैं, तो उनके रिएक्शन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जी शिवकांत शर्मा, देखिए फर्क पड़ता है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो बुश के आने से क्या फर्क पड़ा था, आप देखिए इराक में क्या हुआ, आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, आप देखें पूरी दुनिया में क्या हुआ। पूरी दुनिया, मध्य पूर्व को तो उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से पलट के रख दिया। मैं ये नहीं कहता कि बुश नहीं आते और गोर आ जाते तो शायद मध्य पूर्व में इतना सब उत्पात नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए अमेरिका सर्वशक्तिमान एक तरह से देश है और उसकी विदेश नीति का बुरा असर जब पड़ता है तो वो पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेता है। इसका उदाहरण हमने देखा।
इसके अलावा बुश की नीति का एक दूसरा उदाहरण हमने देखा, जो बैंकिंग क्राइसिस जो हुआ था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, वो एक हद तक बुश की जो नीतियां थी बिल्कुल खुली छूट देने की बड़ी बड़ी कंपनियों को, बैंकों को, उसका सीधा परिणाम थी। तो उसका परिणाम हम सब ने भुगता। तो फर्क तो पड़ता है, असर पड़ेगा। बात हो रही थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप, इतने अच्छे अच्छे गुण इनके अंदर हैं, इसके बावजूद अमेरिका के लोग इतनी बड़ी तादाद में इन्हें समर्थन क्यों दे रहे हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो असुरक्षा है और एक व्यवस्था के प्रति एक अजीब तरह का गुस्सा है। व्यवस्था के प्रति जो अजीब तरह का गुस्सा है, उसकी जड़ में जो पुराना आर्थिक संकट है वो है। उसके बाद से, उस आर्थिक संकट के बाद से, और जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसके चलते जो कामगार लोग थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लोग थे, उनकी नौकरियां गई हैं और उनकी जो माली हालत है उसमें उतना सुधार नहीं हुआ है, आर्थिक खाई बढ़ी है। इसकी वजह से उनमें एक अजीब तरह का रोष है। असुरक्षा की भावना इस वजह से है, देखिए अमेरिका का डेमोग्राफिक जो नक्शा है वो बदल रहा है। अमेरिका में अब जो मतलब हिस्पेनियाई लोग हैं, आपके चीनी लोग हैं या एशियाई लोग हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। महिलाएं जो हैं वो धीरे धीरे एक तरह से उन्होंने अपना झंडा उठा लिया है। वो जो पारंपरिक जो समाज था जिसमें महिलाएं एक तरह से दब के चलती थी, वैसी महिलाएं अब नहीं रही हैं। तो वो एक अलग तरह का तबका है। जो कॉलेजिएट एजुकेटेड लोग, वहां कहा जाता है कॉलेज एजुकेशन वाले जो लोग हैं वो ज्यादा समझदार हैं, उनकी एक अलग तरह की राय है। तो ये महिलाएं, कॉलेज एजुकेटेड लोग, हिस्पैनिक लोग, एशियाई लोग और काले लोग, इनको मिलाकर के इतना बड़ा तबका हो गया है कि जो पुराना, जो वाइट, जो क्रिश्चियन बेल्ट है, जो पुराने लोग हैं, उनमें कामगार लोग भी शामिल हैं, वो बड़ी भारी असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो गए हैं। और उस असुरक्षा की भावना में आपने जो है व्यवस्था का रोष जोड़ दिया है। लेकिन अगर इसलिए अंधे होकर के इसकी तरफ हैं, तो उनको हिलरी का विरोध करना सीधी सीधी बात है। उनको डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं चाहिए, उनको हिलरी नहीं चाहिए, इसलिए ट्रंप हो या कोई और हो वो उसको वोट देंगे। वहां दो पार्टी की सिस्टम है, इसलिए जो उनके सामने है उसको वोट देंगे। ये बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट हेटेड दो कैंडिडेट हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये सबसे दो अलोकप्रिय कैंडिडेट हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये इशू रह गया, जैसे ब्रेक्सिट में था तमन्ना, सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे कि ब्रिटेन रहेगा यूरोप में एंड में, और आखिरी दिन तक 4% था रहने का वोट का पलड़ा भारी, और फिर एकदम हमने देखा कि वोट इस तरह से आया कि ब्रेक्सिट करेंगे। वही रोष है, एंगर है। अगर आप देखिए आज के दिन में पर्सनालिटी वर्सेस पार्टी अगर देखें तो 52% ओबामा अभी भी पॉपुलर हैं, 52% फेवरेबल हैं, बट 71% अमेरिकी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अच्छी तरह हमारी स्थिति नहीं की। तो ये डिफरेंस है बिटवीन पर्सनालिटी एंड द इश्यूज। 29% अमेरिकन ही कहते हैं कि वी आर बेटर ऑफ देन वी वर बिफोर ओबामा के आने से पहले। 71 ना खुश हैं, बट 52% ओबामा को लाइक करते हैं। तो ये क्या है, यूएस में जो रिपब्लिकन वोट करता है वो रिपब्लिकन को ही वोट करता है। और सबसे बड़ा, योगेंद्र जी को हम देखते आए हैं सालों से, ये समझते हैं ये सारा ओपिनियन पोल, बट मैं इतना ही कहूंगा पूरी ह्यूमिलिटी में जो मैंने समझा है, सबसे बड़ी चीज के 10 रिपब्लिकन नॉमिनी थे, उसमें से जीत के आए हैं ट्रंप, ऊपर से कोई नहीं लेके आया इनको। तो ये मैं कहूंगा, शिवकांत जी ने बोला ना, जो लोगों को गुस्सा है अगेंस्ट द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कि कुछ होता नहीं है यहाँ पे, ये कुछ होने नहीं देते हैं। लेकिन इतना गुस्सा, इस तरह का रोष कि आप रिजेक्शन में वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्योंकि एक सिस्टम को रिजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वोट उसकी वजह है तमन्ना कि ओबामा की कुछ देर पहले बात हुई। ओबामा जब आए थे तो लोगों को, पूरी दुनिया को, हमें भी लगा था कि एक नई दुनिया बनेगी, और वो बड़े बड़े वादे करके आए थे। उनमें वक्तृत्व प्रतिभा बहुत अच्छी है,
और वो अपनी बात को बड़ी सरलता से और बड़े प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। उन्होंने मध्य पूर्व में चेंज की बात की, उन्होंने मुसलमानों के साथ कैसे बर्ताव करेंगे उसकी बात की, उन्होंने अमेरिका के पूरे दृष्टिकोण को बदलने की बात की। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका में जो सिस्टम है वो सिस्टम अगर कोई प्रेसिडेंट आकर के कुछ बदलना चाहे तो उसे बदलने नहीं देता। सारी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जितने मर्जी अब ढोल पीटते रहे, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ लोग इसलिए हैं कि उन्होंने ओबामा के 8 साल देखे और उनको देखा कि ओबामा सब कुछ कहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, वो एक भी कानून पास नहीं करा पाए, और जो कानून पास हुआ वो भी लुल्लपुंज जो है उनका कानून पास हुआ। तो इसी तरह से जब ये आएंगे तो इनके साथ भी यही होगा, और हिलरी क्लिंटन आएगी तो उसके साथ और बुरा होगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चुनाव जिसको भी जिता करके लाएगा उसके बाद अमेरिका में जो हालत होने वाली है उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अमेरिका चलेगा ही नहीं। और देखना आपके 4 साल यूरोप तक आप अमेरिका देखें, में यही होगा। यूरोप में भी यही हुआ है। आप ग्रीस में देखें तो ये आउटलायर पार्टीज आ रही हैं जिनका कि कुछ ऐसा नहीं है कि हम ये कर पाएंगे या कुछ, बट एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज हैं, उनको वोट मिलता जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ये ग्रीस की जो आए, ओके, पूरा इटली में। जफर इस्लाम, भारत सरकार, जाहिर सी बात है कि हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे इस वक्त कि हम किसको प्रेफर करते हैं, लेकिन किस तरह का एक वेट एंड वॉच अप्रोच है हमारा? कौन आपके पर्सनली, आपके ओपिनियन के मुताबिक एक बेटर चॉइस है भारत के लिहाज से? देखिए तमन्ना जी, दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज है, दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। ये जो है कैंपेन का फेज है, गवर्नेंस का फेज जब आएगा तो जैसा शिवकांत जी कह रहे थे वो उस वक्त सबकी अप्रोच चेंज हो जाती है, इसलिए कि जो सिस्टम है वही कंस्ट्रेन करता है, बहुत सारे डिसीजन आप चाहते हुए भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने कहा है, खासकर जो एक प्रोटेक्शनिज्म वाली जो पॉलिसी का जो एडवोकेट किया है ट्रम्प जी ने, उसमें लगता है कहीं ना कहीं वो उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए कहा है, वोट जीतने के लिए कहा है। शायद वो पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाएंगे, जब वो अगर जीत जाते हैं तो वो खास के जो पॉलिसी उन्होंने कही है वो पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाएंगे, वो उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन आज के दिन इस तरह का स्टेटमेंट देना जरूरी है, इसलिए कि वो किसी एक खास पर्टिकुलर वोटर्स को एड्रेस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको उस बात से सफलता मिलती रही है, जो कि आप जो भी नंबर्स दिखा रहे हैं कि कितने % लोग उनको वोट देंगे, उसका सीधा सीधा फायदा उनको दिख रहा है। दूसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अगर आप दोनों पर्सनालिटीज को देखें, दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, एक तो है बिल्कुल एक्सपीरियंस है, जिनको 20 सालों से पता है कि किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है और उन्होंने उस चीज को देखा बड़े नजदीक से और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रही है वो यूएस में, और उसकी वजह से कंटिन्यूटी का पूरे ग्लोब में रहता है कि कंटिन्यूटी का माहौल रहेगा। दूसरी तरफ है कि वेदर इज इनकॉम्पिटेंट और नॉट कॉम्पिटेंट, बिकॉज बहुत डिबेट चल रहा है कि ट्रंप इज एन इनकॉम्पिटेंट गाय, और जैसा कह रहे थे कुछ पैनलिस्ट भी कि वो बेवकूफ है, बुद्धू है, जिस तरह की बातें भी। लेकिन ये जरूर है कि वेदर इनकॉम्पिटेंट है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। इनएक्सपीरियंस है जरूर, उनको इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है कि ग्लोबल पॉलिसी कैसी होगी और किस फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होगी। जैसे उन्होंने कहा कि भाई उनका पूरा कंसंट्रेशन रहेगा जॉब क्रिएशन में, डोमेस्टिक मार्केट पे रहेगा और डोमेस्टिक पॉलिसी पे ज्यादा जोर रहेगा। और जिस तरह के यूएस प्रेसिडेंट देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए यूएस की पॉलिसी रहती है, उससे कहीं ना कहीं वो हटते हुए दिख रहे हैं, उनकी पॉलिसी दिखे हुए, तो वो एक अच्छा नहीं होगा पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। तो ये सब आज कह रहे हैं, हो सकता है जब वो गवर्न करना है और जीत गया वो गवर्न करना है। लेकिन ये एक अजीब ऑप्टिमिज्म है शुभम, ये एक अजीब ऑप्टिमिज्म है कि आज जो डरावनी बात ट्रंप कह रहे हैं कल वो शायद भूल जाएंगे, और जिन्होंने उनको वोट किया उनको भी वो निराश करेंगे 4 साल। मतलब वो वॉल भी नहीं बनाएंगे, वो मुसलमानों को आने भी देंगे देश में, जो सारे उन्होंने वादे किए हैं, कोई ना कोई तो उनके टेकर्स हैं। तो इस लिहाज से जाना अगर आप ऐसा देखिए तमन्ना जी, अगर आप देखिए तो उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट पे बोला, ट्रेड पॉलिसी पे उन्होंने बहुत जोर दिया है कि उसको रिव्यू करेंगे। तो उस तरह की पॉलिसी शायद वो अगर करें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर जरूर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज में जो अग्रीमेंट्स हैं उनको भी वो उसके खिलाफ है। जी शुभमोय आना चाहते हैं, शुभमोय। तमन्ना जी, अगर आप देखें भारत के साथ सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स में जनरली रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स जो रहे हैं उनके साथ समय में भारत का ज्यादा बिजनेस रिलेशनशिप रहा है।
तो लेकिन ये कहते हुए भी ट्रंप के जो दो पोजीशंस हैं, मैं क्लाइमेट के बारे में बाद में बोल रहा हूं, तो सबसे पहले इनके जो दो पोजीशंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन वाले जो उनका पोजीशन है वो भारत के लिए कतई अच्छा नहीं है। और ये माना जा रहा है कि सारे प्रेसिडेंट्स आते हैं, एंटी इमिग्रेशन पोजीशन लेते हैं। ओबामा भी शुरुआत में थोड़ा सा श्रिल थे, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये ऑप्टिमिज्म लेकर चलना कोई दुरुस्त बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उनका जो बहुत बड़ा पोजीशन है एंटी ओबामा का हेल्थ केयर प्रोग्राम के ऊपर, भारत का बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का तादाद बड़ा है, 20 बिलियन से उठ के वो 66 बिलियन हो गया है यूएस में ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में। और ये बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आके ओबामा हेल्थ केयर में बायोसिमिलर्स वगैरह के ऊपर जो फैसिलिटीज ओबामा ने इंडियन कंपनीज, जेनेरिक कंपनीज को सामने प्रस्तुत किए थे, उसको अगर बंद कर दे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पोजीशन होगा। नहीं, वो तो हिलरी क्लिंटन का भी पोजीशन में बोली अगर हेल्थ केयर में वो नेगेटिव है हमारे। एक मिनट साथ में खत्म करने दीजिए अपनी बात। बिल्कुल, और साथ में ट्रेड के ऊपर दोनों कैंडिडेट्स का पोजीशन काफी नेगेटिव है। भारत के लिए, चाइना के लिए ट्रेड ओपननेस रखना एक, जिसे कहते हैं, एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त आते हुए दोनों कैंडिडेट ही एक दूसरे से कंपटीशन का जैसे लगाए हुए थे कि कौन कितना नेगेटिव शब्द बोल सकते हैं ट्रेड ओपननेस के ऊपर। और ये चीज अगर ट्रंप आए तो शायद हमें लगेगा कि इसके ऊपर और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस सामने आएंगे, और इस दौर में हमारे लिए ये बहुत ही नेगेटिव है। तो इन चीजों को अगर हम सामने देखें, एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव के हिसाब से सिर्फ एक ही है ट्रंप का कि वो एनर्जी सेक्टर में कोल, ऑयल, इन सारे एक्सपोर्ट्स में ऊपर वो काफी जोर दे रहे हैं, उसमें शायद हमको बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन वो आगे वाला फ्यूचर्स है। इमीडिएटली सामने जो देख रहा है वो ये दोनों, इन चीजों पे हमारे लिए रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो अगर ट्रंप के साथ में अगर आए तो वो हमारे लिए बहुत बिजनेस वाइज में बहुत सुविधा लेकर नहीं आएंगे। ओके, मीरा शंकर जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ हिलरी क्लिंटन की बात करके। जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि 2009 से 2011 के बीच आप भारत की एम्बेसडर थी यूएस में। आपने अज्यूमिंग हिलरी क्लिंटन से काफी आपकी मुलाकात होगी, आपने काम किया होगा उनके साथ। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो अपना काम जानती है, ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर लोग उनको इतना नापसंद क्यों करते हैं? डेमोक्रेट्स भी जो उनके लिए वोट देने वाले हैं वो भी अधमने मन से उनको वोट देने जा रहे हैं। उसका कारण क्या है आपके मुताबिक? पहली बात तो ये है कि हिलरी एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो 2 टर्म्स डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट के बाद आ रही हैं, तो एक तरफ से वो एस्टैब्लिशमेंट की कैंडिडेट समझी जाती हैं। लोगों को कुछ बदलाव चाहिए, तो वो बदलाव उनको हिलरी में नहीं दिखता। दूसरा, ये भी एक उनके लिए हैंडीकैप है कि वो महिला हैं, क्योंकि अमेरिका में अभी भी महिलाओं को राजनीति में एम्पावर करने के लिए कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। क्योंकि अगर उनका विश्व में आप स्थल देखें विमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, तो करीब 70 से भी नीचे है दुनिया में। तो वो तैयार हैं कि नहीं एक महिला को राष्ट्रपति देखने के लिए, ये देखना पड़ेगा इस चुनाव में। और तीसरी बात ये भी है, जैसे कि और लोगों ने बोला है, कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी अमेरिका में, उससे अमेरिका निकल तो आया है, पर जो असमानता बढ़ी है अमेरिका में, क्योंकि जो भी फायदा उसके बाद हुआ है, जो भी आर्थिक ग्रोथ हुई है, वो जो सबसे ऊपर के 1% का तबका है उनको मिला है, और जो बीच का वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो एक तरीके से पिस रहा है। और नीचे के जो श्रमिक लोग हैं, खास
खासकर वाइट वर्किंग क्लास, उनकी भी नौकरियां काफी हट गई हैं, खतरे में हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन से, तो उनका जो क्रोध है, उनकी जो एंजाइटी है, उनको लगता है कि हम कहीं पीछे छोड़े जा रहे हैं। तो उसको लेके ट्रंप ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। जैसे कि लोग कहते हैं कि 2008 का जो इलेक्शन था वो उम्मीद और ऑप्टिमिज्म का था, होप एंड ऑप्टिमिज्म, और आज का जो इलेक्शन है वो भय, एंजाइटी, क्रोध के बारे में है। तो दो अलग मूड्स हैं अमेरिका में, क्योंकि ओबामा ने जो उनके आगे एक विजन रखी थी वो उम्मीद की थी, और अब जो है ट्रंप जो है भय और एंजाइटी, ये दोनों चीजों को लेके कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको मिली है, जो चाहती है कि किसी तरीके से जैसे चल रहा है मामला वो बदला जाए जी, ऐसे ही नहीं चलता रहे। तो सुशांत, फिर हिलरी पर थोड़ा फोकस करते हैं कि ये देखते हुए कि ट्रंप ने इतनी गलतियां की हैं अपने कैंपेन में, इतनी अजीब अजीब चीजें कही हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ वैसा प्रूवन नहीं है, हिलरी ने अपनी तरफ से क्या पेश किया है, क्या प्रोपोजिशन दिया है? हिलरी का मेन प्रोपोजिशन फिलहाल तो यही है कि कम से कम मैं ट्रंप नहीं हूं, लेकिन कोई ऐसी नई पेशकश, नई आइडिया नहीं दिया है लोगों को। देखिए, इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग सा, एक अगर आप जक्सटापोज करें दोनों को तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आती है कि हिलरी ने जौन सी पोजीशंस ली हैं या जौन सी पॉलिसीज को वो लेकर के चल रही हैं, वो जैसे पहले भी किसी ने कहा, वो एक लिहाज से इस्टेब्लिश्ड जो पॉलिसीज हैं उसी में थोड़ा सा फेरबदल करके, उसमें थोड़ा सा अपना तड़का लगा के उसी चीज को आगे चला रही हैं। ट्रंप ने एक लिहाज से कोई पॉलिसी पूरी तरीके से साफ आपको नहीं दी। ठीक है, उन्होंने बात की एंटी इमिग्रेशन की और हम एक दीवार बना देंगे, लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं तो ये लगता है कि यार ये दीवार तो नहीं बन सकती। लेकिन जो वहां के एरियाज के जो लोग हैं या जो हिस्पैनिक्स की पॉपुलेशन राइज से खौफजदा है, वो उस वॉल के आइडिया से बहुत खुश है। बाकी जो उनकी, तो उन्होंने ये किया है कि कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें बोली हैं, लेकिन वो सारी की सारी ऐसी चीजें हैं कि किसी न किसी एक तबके को वो पसंद आ रही है बात। तो अगर वो उसको टोटली आप कंबाइन करके देखें तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या वाहियात बातें कर रहा है, वन पॉलिसी डज नॉट मैच अप विद द अदर पॉलिसी। लेकिन इंडिविजुअली अगर उन सबको देखा जाए तो वो किसी ना किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस कर रहे हैं। अब क्या वो सोची समझे तरीके से उन्होंने ये किया है या ये बाय डिफॉल्ट हुआ है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन बात बेसिक तो ये है कि जो जिस देश में एक छोटा सा भी अगर स्कैंडल का विफ होता था, एक आदमी का कैरियर खत्म हो जाता था, पॉलिटिकल कैरियर, वो आगे से कोई इलेक्टेड पोजीशन नहीं जीत सकता था। यहां पर एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर कुछ भी अटक नहीं रहा, कुछ भी चिपक नहीं रहा, वो एक लिहाज से टेफ्लॉन कोटेड कैंडिडेट की तरह से निकल के आ रहा है, तो उससे ये लगता है कि भाई जो मोमेंटम है वो शायद ट्रंप के पास हो। और दूसरी चीज कि जब ओपिनियन पोलिंग होती है, क्योंकि ट्रंप की एक इस तरीके की छवि बना दी गई है, तो बहुत सारे लोग किसी के सामने ये शायद ओपनली बोलने को तैयार ना हो कि वो ट्रंप के लिए वोट करेंगे, लेकिन जब 42% बोल रहे हैं ट्रंप के लिए वोट कर देंगे। 42% बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग शर्मा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और ये कमिटेड और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद शर्मा रहे हों। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हायर हो सकता है। योगेंद्र यादव जी, आप इतने सारे इलेक्शंस को ट्रैक कर चुके हैं, क्या एक स्ट्रैटेजी होती है इलेक्शन की? ट्रंप के पॉपुलैरिटी के पीछे क्या हिलरी का फेलियर है, उनकी नाकामी है? क्योंकि वो क्या पेश कर रही है एज एन ऑपोजिट, ट्रंप कम से कम जानते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं और उसको क्या दे रहे हैं। जैसे अगर वो कहते हैं फोर्ड को कि खबरदार कि आपने मेक्सिको में गाड़ी बनाई, मैं उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दूंगा, या एप्पल को कहते हैं कि खबरदार कि चीन में आपने फोन बनाया, वो कम से कम जो लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं उनको सहानुभूति दे रहे हैं। हिलरी क्या दे रही है? ट्रंप की पॉपुलैरिटी के पीछे हिलरी की नाकामी है?
सिर्फ हिलरी की नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई बड़े कारण होते हैं, और हमारे जितने भी विश्लेषक हैं उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया क्या कुछ कारण है। मैं एक बार फिर दोहराऊं, जब मैं शुरू में हंसने की बात कह रहा था, वो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदुस्तानी अक्सर अमेरिका की तरफ देखते हैं तो मुंह में उंगली डाल के देखते हैं कि पता नहीं बाप रे क्या हो रहा है। इसलिए हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि कभी कभार हम इन लोगों पर जस्ट हंस लें, लेकिन बीमारी को एक बार बीमारी बोल दिया उसके बाद विश्लेषण तो करना चाहिए कि बीमारी क्यों है। और जैसा हमारे साथियों ने बताया है, बहुत ठीक बताया है कि ये जो पूरी व्यवस्था से गुस्सा है उसका प्रतीक बन गए हैं ट्रंप। वो व्यक्ति और हिलरी जो है वो इस वक्त, हमारे साथियों ने बिल्कुल सही बताया, इस वक्त उस व्यवस्था के, उस एस्टेब्लिशमेंट के एक प्रतिनिधि के रूप में नजर आती हैं। और वो थका हुआ, डरा हुआ अमेरिकी सोचता है कि चलो इस बार यही सही, ट्रंप के बारे में देखता है। तो जाहिर है जब इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा, जब हमने ग्रीस की बात की, इटली के अंदर जो बात हुई, हमने ब्रेक्सिट को देखा है, श्रीलंका में राजपक्ष जीते थे, और मुझे तो कहना पड़ेगा जब भारत में नरेंद्र मोदी जीतते हैं, तो जाहिर है इन चीजों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये सब भयभीत मानस की उपज है और ये निश्चित हो रहा है। मैं इसको केवल हिलेरी को दोष नहीं देता, हिलेरी व्यक्ति के रूप में दोष नहीं, हिलेरी में कुछ भी विशेष नहीं है व्यक्ति के रूप में। शायद एक ही बात विशिष्ट है कि जीत गई, उस दिन लगेगा कि चलो अमेरिका में भी पहली महिला जीत गई। अब हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर नहीं है, हमारी राष्ट्रपति भी हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी हो चुकी हैं, चलो अमेरिका को भी आ गया, ये हम कह देंगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खुश हो। वैसे जो योगेंद्र यादव जी, आपने पूरी लिस्ट, आपने सरप्राइजिंग चॉइसेस की जो लिस्ट बनाई, जहां पर लोगों ने पुराने सिस्टम को रिजेक्ट करके एक नया फेस चुना, उसमें अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक शौक था दिल्ली। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। नहीं, आप देखिए उसी मापदंड से कि जब एक पुरानी व्यवस्था से ऊब गए हैं लोग, इनका हाथ था इसलिए, या एक चेंज चाहते हैं, तो वो एक आउटलायर जिसको बोलते हैं, या एक नए इंसान को चांस देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि चलो वोट करके देख तो लें, कुछ तो बदलेगा, वो कुछ तो बदलेगा की भावना। मैं सिर्फ आउटलायर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे साथी बोल रहे हैं आउटलायर, मैं आउटलायर की बात नहीं कर रहा हूं। आउटलायर कई बार ऐसा होता है, यहां हम एक बीमारी का जिक्र कर रहे हैं, और बीमारी ये है कि लोग बेरोजगार हैं, लोग अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, लोग इस व्यवस्था से बेबस हैं, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो कि उस सारे गुस्से को नकारात्मक दिशा दे रहा है, जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रेशियल हेट्रेड जगा रहा है, जैसा कि ट्रंप कर रहे हैं, जैसा कि राजपक्ष ने किया था, जैसा कई मायनों में नरेंद्र मोदी ने एक बहुत नकारात्मक किस्म की राजनीति इस देश में की थी। तो एक सच्चे मुद्दों को बहुत ही संकीर्ण और एक घृणा के मुद्दे बना देना, जाति समुदाय की घृणा के मुद्दे बना देना, वो राजनीति जो दुनिया में चल रही है, वो राजनीति भारत में नहीं हुआ, सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा, वो राजनीति हमने यूपी में भी देखा। तमन्ना जी, तमन्ना जी, एक मिनट, योगेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर इसको एक मिनट, शिवकांत जी, जफर इस्लाम को जवाब देने दीजिए, क्योंकि वो योगेंद्र यादव जी ने मोदी जी का जिक्र किया, लिहाज से जफर इस्लाम रिप्लाई। देखिए, योगेंद्र यादव जी कहीं न कहीं इस मामले में इनके एनालिसिस में गलत है कि वो एक ही तरह से, वो एक ही मापदंड से नरेंद्र मोदी जी को और बाकी लोगों को ये देख रहे हैं। शायद उनको, जब उन्होंने मेहनत की थी केजरीवाल को बनाने में, तो शायद उन पे दूसरा चश्मा पहना था, और आज वो दूसरा चश्मा पहन के बात कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक ही नारा दिया था डेवलपमेंट का, और उस सबको वो सारे लोगों के वो नारा बिल्कुल सही भाता था, चाहे वो आप हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे आपसे बड़ा आदमी हो, इसलिए कि डेवलपमेंटल इशू जो है सबको टच करके जाता है। और हमने कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स और उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए और किसी के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए करके इलेक्शन नहीं जीता था। यहाँ पर आप ट्रंप जिस तरह से बोल रहे हैं, नहीं, ट्रंप की तुलना किसी से भी कर नहीं सकते। वो एक समझदारी, आप नायाब पीस है होने के बावजूद आप बार बार अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। इसको हम देखिए, आज का दिन ऐसा है कि जब हम अमेरिका की बात कर सकते हैं बिना किसी टेंशन की, हम आज अपनी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बात आज छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, और इसमें एक्चुअली हमारा इलेक्शन नहीं है, तो पीसफुली हम मजे से इसकी चर्चा करें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इंडिया। लेकिन ट्रंप एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो अपने आप में नायाब है, वन पीस है, सिर्फ उनका किसी से तुलना नहीं, किसी से कंपैरिजन शायद नहीं की जा सकती है।
तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वैसे उनके काफी समर्थक भारत में भी आज जंतर मंतर में बर्लुस्कोनी के साथ तो कर सकती हैं। सिल्वियो बर्लुस्कोनी के साथ पीछे छोड़ दिया। वैसे उनके भी काफी समर्थक है भारत में। आज जंतर मंतर में उनके विजय की पूरी समानता है। जी एक मिनट पूरे विजय का जश्न मनाया गया है आज जंतर मंतर में। एक गुट ने कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ढोल नगाड़े सब पीटे गए हैं और पूरे भारत के ही कुछ लोग आए हैं ये जश्न मनाने, पता नहीं क्यों, लेकिन ये काफी एक्साइटेड है। छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। याद कीजिए आप भी अमेरिकन इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं CNBC आवाज की ट्विटर पोल के जरिए। अगर आपको वोट करना था तो किसको वोट करेंगे, हिलरी या ट्रंप? बताएं क्या है आपका जवाब। लौटेंगे जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रंप या हिलरी, कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति या बनेगी अमेरिका की अगली राष्ट्रपति? इस पर निर्णय होना है 9 नवंबर को। हमें पता चलेगा कि क्या फैसला हुआ है और हम सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया के लिए क्या मतलब है इसका, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर आज आवाज अड्डा पर। अजय बग्गा जी ये समझाए कि भारतीय बाजार कितने डरे हुए हैं ट्रंप के आने के आसार से, क्या फैक्टर्स है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दूसरी बात है शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट से ज्यादा प्रभावित रहते हैं फंडामेंटल्स के बनिस्बत। तो ओवरऑल आउटफ्लोज चल रहे हैं इमर्जिंग मार्केट से। भारत छोड़िए, मेक्सिको देखिए, जो पेसो है, मेक्सिकन पेसो, वो 3.5% डाउन है पिछले 5 दिनों में। मेक्सिको का एक ETF है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम कहते हैं, मेक्सिको के स्टॉक्स का एक लिस्टिंग है न्यूयॉर्क में जो $1 बिलियन का है, उसमें से $100 मिलियन 2 दिन में निकल गए। तो ओवरऑल मार्केट्स ये भयभीत हैं कि ट्रंप अगर आते हैं उनको पता नहीं कि उनकी पॉलिसीज कैसी रहेंगी और क्या वो एक कंटिन्यूटी को तोड़ के किस तरह के वो ग्लोबलाइजेशन के विरोध, ट्रेड के विरोध, इमिग्रेशन के विरोध, किस तरह की पॉलिसीज रहती है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि सोने में पैसा जा रहा है, येन में जा रहा है, जापानीज येन में जा रहा है, स्विस फ्रैंक में पैसा जा रहा है और रिस्क एसेट में से पैसा निकल रहा है। वैसे ही भारतीय मार्केट भी पिछले 7 दिनों से न्यूनतम स्तर छूते जा रहे हैं। शुभम, मेरे ख्याल से ट्रंप से लोगों को सबसे ज्यादा डर इसलिए लग रहा है, बाकी दुनिया में जो लोग बैठे हैं, क्योंकि डर यह है कि अगर ट्रंप जीतकर आ गए तो उनकी भेदभाव की जो राजनीति है वो एक तरह से लेजिटिमाइज होगी, यानी लगेगा कि ये चलता है। अगर आप किसी से भेदभाव उनके रंग या उनके धर्म पर करें या उनके मेल या फीमेल होने पर करें, दैट इज ओके। क्या ये मूल डर है? हाँ, बहुत हद तक। और इससे ये होता है कि हालांकि योगेंद्र यादव जी कह रहे थे कि अमेरिका में जो होता है वो बाहर दूसरे देशों में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर वहां पे अगर इस तरह का भावना इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए तो वहां पे नहीं, साथ चलते अमेरिकन कंपनीज बाहर में भी काम करते हैं, बहुत सारे जगह पे उनका जो पॉलिसीज रहेंगे और साथ चलते दूसरे देशों में वो सेम पैक्स अमेरिकाना जो आना शुरू करेगा वो काफी रिएक्टिव, काफी नेगेटिव होगा। एंड खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए जो ग्लोबलाइजेशन पे काफी डिपेंडेंट है, और ग्लोबलाइजेशन हमें पिछले 25 साल में बहुत फायदे लाए हैं, वो सारे बेनिफिट्स को रिवर्स करने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। वैसे ही ब्रेक्सिट हमारे लिए अच्छा होगा नहीं, हम लोग काफी डाउटफुल है, और साथ में यूरोप में, अमेरिका में ये प्रोटेक्शनिस्ट H1B वीजा मुश्किल हो सकती हैं, IT कंपनियों पर असर होगा, आउटसोर्सिंग के खिलाफ करेंगे, फार्मा कंपनियों पर असर पड़ेगा, फार्मा कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा, टैक्सेशन पे अगर सारे कंपनीज, अगर यूएसए फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे वो ट्रंप कह रहे हैं, और ये सिर्फ ट्रंप का ही नहीं, प्रॉब्लम यह है कि इस तरह का जो कैंपेन है इसका असर उनके ओपोनेंट पर भी, हिलरी क्लिंटन ने भी, जो अभी आपने जिक्र किया था कि उनका भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, और वो भी अगर इस तरह के पोजीशन में आ जाए कि अमेरिकन कंपनीज को टैक्स, लेकिन हिलरी पर लोगों का भरोसा ही नहीं है कि वो अगर आएंगी ऑफिस में वो कुछ अलग करेंगी। उनका है कि ये तो मंझीवी राजनेता हैं, बोलेंगी कुछ और करेंगी कुछ और, ट्रंप का भरोसा नहीं है। मीरा शंकर जी आना चाहती हैं। जी मीरा शंकर जी। जी,
ऐसा है, हिलरी के खिलाफ आलोचना करी गई है ट्रंप के सपोर्टर्स ने और बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स ने कि ये फ्री ट्रेड की हिमायती हैं, क्योंकि नाफ्टा जो है बिल क्लिंटन के जमाने में फाइनलाइज हुआ था, जो मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो हिलरी मानी जाती हैं कि वो फ्री ट्रेड की हिमायती हैं, पर जो मूड है अमेरिका में इस समय और जो दोनों तरफ से उन पे दबाव पड़ा है, एक तरफ वामपंथी तौर से बर्नी सैंडर्स से और दूसरी तरफ ट्रंप के जो लोग हैं उनसे, तो उन्होंने अपना कुछ बदल लिया है। जैसे पहले वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को सपोर्ट करती थी, अब कहती हैं कि मैं रैटिफाई नहीं करूंगी। ट्रंप भी यही कहते हैं, पर ट्रंप जो है इससे कई आगे जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं नाफ्टा को रीनिगोशिएट करूंगा और जो भी कंपनीज बाहर नौकरियां भेजती हैं या मैन्युफैक्चरिंग बाहर करती हैं या आउटसोर्सिंग बाहर करती हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। ओके। तीसरा उन्होंने ये भी कहा है कि WTO भी मैं रीनेगोशिएट ओपन कर सकता हूं। तो एक तरफ से अब करेंगे कि नहीं अलग बात नहीं, है। ट्रंप बिल्कुल ये हीमैन फेज में है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अमेरिका का डेट नहीं पे करूंगा। वी विल गो बैक ऑन दैट। ग्लोबल रिसेशन भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ट्रंप इज स्कैरी। लेकिन सुशांत आना चाहते हैं। सुशांत, अपना पॉइंट रखिए, फिर आपके लिए एक सवाल। जी देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी चुनावी जो वादे हो रहे हैं, क्या जो अमेरिकी सिस्टम है वो इतनी टेक्टोनिक शिफ्ट जो एक लिहाज से एक भूकंप लाने की बात कर रहे हैं, क्या अमेरिकी सिस्टम उसको करने देगा? अमेरिकी सिस्टम में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जब वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बात करते हैं या उन कंपनियों के ऊपर टैक्सेशन की बात करते हैं और इस तरीके की जो वो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो वो कंपनीज की देखिए, वो कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। एप्पल जैसी कंपनी लगभग $70 बिलियन के करीब कैश रिजर्व्स हैं उसके, $700 बिलियन की कंपनी है वो। आप ऐसे नहीं कर सकते। अमेरिका की कंपनियों का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो ऐसे नहीं खत्म हो सकता। और रिपब्लिकन पार्टी जो है, जो कांग्रेस में भी होगी और उसमें डेमोक्रेट्स भी होंगे, वो बहुत पेचीदगियां होंगी, वो नहीं कर पाएंगे। जो ज्यादा मुझे खौफज़दा चीज लगती है वो ये है कि जो उनकी जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज है, खास तौर पर एशिया पैसिफिक में, उस पर हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। कुछ तो शायद अच्छा असर पड़ेगा कि अगर अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहतर होते हैं तो जिस लिहाज से रूस चीन की गोद में जाके बैठ रहा है या उनका एक लिहाज से दुमछल्ला बन रहा है, अगर उस पर एक रोक लगती है तो वो भारत के लिए अच्छी चीज होगी। अगर नहीं, इसका रिवर्स भी हो सकता है सुशांत। वो एक्शंस की बात कर रहे हैं, इसकी एनालिसिस में इसका रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन को बड़ा पसंद करते हैं ट्रंप। क्या वो चीन पर सॉफ्ट होंगे? हिलरी चीन पर ज्यादा सख्त होगी, चीन को हिलरी बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये बोल नहीं सकते। बट हिलरी चीन के ऊपर तो जरूर सख्त होगी, लेकिन क्या हिलरी रूस के ऊपर नरम होंगी? शायद नहीं। और फिर वो जो रूस और चीन का जो गठबंधन बनते जा रहा है, जिससे हमको थोड़ा सा खौफजदा होने की जरूरत है, वो नहीं रुक पाएगा। हम लोग एक जरूरी सवाल, कम समय है इसलिए इस पार्ट पर मुझे आना है। क्रंच पार्ट, शिवकांत शर्मा, आज 42-45% दिख रहे हैं, हिलरी क्लिंटन 3 पॉइंट आगे। लेकिन कौन जीतेगा इस बात से तय होगा कि किसके समर्थक ज्यादा कमिटेड हैं। कौन उठ कर 5 लोगों को लाकर लाइन में खड़े होकर वोट करेगा। और यहां पर माना जा रहा है कि ट्रंप बहुत आगे हैं, क्योंकि जो लोग हिलरी का समर्थन भी कर रहे हैं वो इतने उत्साहित नहीं है कि वो अपने घर से निकलकर लोगों को लाकर वोट डालने जाए। क्या यही इसी बात से फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। उसकी वजह एक ये भी है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इस वक्त सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि जो प्री इलेक्शन वोटिंग होती है अमेरिका में, भारत की तरह से एक दिन वोटिंग नहीं होती।
अमेरिका में हफ्तों पहले लोग वोट देना, एडवांस वोटिंग शुरू कर देते हैं। तो एडवांस वोटिंग का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी को आशा थी कि उनके समर्थक बड़ी तादाद में एडवांस वोटिंग करेंगे। वो नहीं हो रही, और जितनी भी वोटिंग हो रही है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पे डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ी चिंता है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता है कि पिछले एक हफ्ते से सडनली ट्रंप को कहीं से उनके चुनाव प्रचार वालों ने एक नारा दे दिया है कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो एक तरह से मोदी की नकल का नारा है, और वो एजेंट ऑफ चेंज बन गए हैं। और एजेंट ऑफ चेंज बनने की वजह से धीरे धीरे उनकी पोल रेटिंग बढ़ रही है, और जो है वो जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें आगे जा रहे हैं। तो मोमेंटम उनके साथ है। तो ये जो मोमेंटम का साथ होना जो है, और अगले 4 दिन इसमें बाकी बचे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है हिलरी के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि महिलाएं अगर आप दें, महिलाओं में बहुतायत मुझे लगता है हिलरी को जाना चाहिए। हिस्पैनिक्स और काले जो वोटर्स हैं उनमें बहुतायत हिलरी को जानी चाहिए। जो यंग एजुकेटेड वोटर्स हैं उनमें बहुतायत हिलरी को जानी चाहिए। ट्रंप के पास है शिवकांत जी, जो नंबर आप गिना रहे हैं उसके मुताबिक हिलरी को बहुत आगे होना चाहिए था। एक चीज मैं गैप इतना नैरो क्यों है जी? मेरा बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन मैं केवल ये बता रहा हूँ कि उनके लिए एडवांटेज अब भी बनी हुई है जी। जो अर्ली वोटिंग जो हुई है, उसमें कह रहे हैं कि करीब 25% लोगों ने वोट डाला है, और उसमें से करीब जो रॉयटर्स रिस्पॉन्स का पोल है, उन्होंने कहा है कि करीब 47% हिलरी के साथ है और 40% ट्रंप के साथ है। अर्ली वोटिंग की करीब 25% वोटर्स ने वोट डाला है। ओके, ये एक चेंज हो सकता है। सवाल ये है कि जो समर्थक हैं हिलरी के, मिलेनियल्स हो, महिलाएं हो, ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, क्या वो उतने उत्साहित है कि वो निकलकर लाइन में खड़े होकर उस दिन वोट करेंगे, वॉलंटियर करेंगे? ये बड़ा अब सवाल हो गया है। नहीं, बिल्कुल उत्साहित नहीं है। बिल्कुल देखिए, 2008 में जो 2008 में जितना वोट ओबामा को डला, 2012 में उनको उतना नहीं डला। नहीं, अब 2016 में भी ब्लैक्स को कह रहे हैं कि प्लीज आइए वोट कीजिए, क्योंकि जो 3 करोड़ वोट डले हैं ना तमन्ना, 13 करोड़ वोट हैं टोटल, 3.2 करोड़ डले हैं अभी तक। उसमें 15% ब्लैक अफ्रीकन ने वोट नहीं किया है, जिन्होंने पिछली बार 2012 में वोट कर दिया था अभी तक। तो लाइक टू लाइक ये कंपैरिजन रहता है। 15% वो बोल रहे हैं, कॉम्प्लेसेंसी भी आ गई कि हिलरी जीत गई है, अब हम नहीं जाते वोट करने, वो भी आ गए। उत्साहित नहीं कर पा रही लोगों को। वैसे हमने एक छोटा सा पोल किया है सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, सबसे बड़ा कारण नब्ज सारी यही है। अगर मिशेल ओबामा हिलरी की तरह जगह खड़ी होती तो शायद ज्यादा लोग निकल के आते। हिलरी लोगों को प्रेरित नहीं कर पाती, करिश्मा नहीं है उनमें। करिश्मा नहीं है उनमें। आप देखिए कि हमारे जो ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं उन्होंने क्या कहा है। हमने कहा था कि अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल रहे होते तो आप हिलरी क्लिंटन को वोट देते या डोनाल्ड ट्रंप को। इस ट्विटर पोल के मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, 53% वोट उनके पास है, 47% हिलरी क्लिंटन के पास है। काफी क्लोज है ये भी। शुभमय, हमारे मिनी पोल पर कोई कमेंट आपका? ये तो ऑफकोर्स इट्स वेरी अपने आप में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी नहीं है। ये तो ऊपर से और अपर लेवल में बहुत सारा, जिसे कहते हैं इंडियन, इज द सेम रिफ्लेक्शन जो भारत में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वोटिंग का हुआ था। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ब्रॉडली रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वहां पे यूएस में डायस्पोरा के ऊपर जो वोटिंग के ऊपर जो सैम्पलिंग किया गया है उसमें अबाउट 70% डेमोक्रेट्स की तरफ झुकाव दिखा गया है। ओके, तो शायद ये वाला पोजीशन शायद उससे नहीं, आप ऑन अ लाइटर नोट में पूछे। हम ऐसे ही बस देखना चाह रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है, कौन बेहतर लगता है भारत के लिए। वैसे तमन्ना जी, मैं एक वर्ड से बोलूंगा। सबसे बड़ा चीज है कि दिसंबर में जिस तरह के जी ज़फर इस्लाम, जिस तरह के जो हमें नजर आ रहे हैं नंबर्स, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल कम्युनिटी इस बात के लिए प्रिपेयर हो रही है कि देयर कुड बी अ सरप्राइज। और जिस तरह से ब्रेक्सिट में हुआ, हो सकता है ऐसा यहाँ भी हो जाए, इसलिए टच एंड गो सिचुएशन बन रहा है। और ऐसा सिचुएशन रहा और मार्केट भी इस तरह से दिख रहा है। मार्केट में भी जो अनसर्टेनिटी दिख रही है, जैसा बग्गा साहब कह रहे थे, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर ट्रंप रहे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत दिन तक नेगेटिव इसमें रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में
चाहे दोनों में से दोनों कैंडिडेट आए, नेगेटिविटी रहेगी मार्केट में, इसलिए कि जो इनकी पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी रही है, जो इनकी क्लिंटन की, मिसेस क्लिंटन की, उसमें नहीं, देखिए 9 नवंबर के बाद दुनिया बदल जाएगी या नहीं? सुशांत, लास्ट वर्ड मेरे पास 10 सेकेंड है। 9 नवंबर के बाद दुनिया बदल जाएगी ऐसा या नहीं? हो सकता है। ओके सुशांत, लास्ट वर्ड। भाई देखिए, दुनिया बदले ना बदले, भारत तो वही रहेगा जो अभी तक है, एक बात। दूसरी चीज ये कि मुझे नहीं लगता कि देखिए भारत के जहां तक तल्लक है, अमेरिका में दोनों जो कैंडिडेट हैं और जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनमें एक तरीके का कंसेंसस है भारत को लेकर। बिल्कुल, लेकिन भारत को इस वक्त जो नीतियां बनेंगी, नहीं, अगर भारत को इस वक्त कोई इग्नोर नहीं कर सकता। भारत के साथ सबको दोस्ती बनानी ही पड़ेगी। भारत के साथ सबको दोस्ती बनानी ही पड़ेगी, तो उस लिहाज से हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप बनेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, उस दृश्य के लिए लोग तैयारी करें। अगर ऐसा होगा, चौंकाने वाला एक अगर ऐसा पिक्चर सामने आया, बोल नहीं सकते हैं, बहुत ही क्लोज रेस है इस वक्त, बहुत एक्साइटमेंट है जी। यहाँ मुझे समाप्त करना होगा, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन इस पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी अगले कुछ दिनों में CNBC आवाज पर, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बने रहने के लिए आवाज अड्डा में। नमस्कार।